नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये नवंबर मंथ के लास्ट के 10 डेज़ के करंट अफेयर्स हैं। फिर उसके बाद इस मंथ के करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये लास्ट के 10 डेज़ के हैं। पहले 1 से लेकर 20 नवंबर तक के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, उनकी पीडीएफ भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पहला करंट अफेयर है कि पूंजी कमीशन 2010 में बनी गई थी। अभी गवर्नर का स्टेट का इश्यू चल रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में थी। इन्होंने एक रिकमेंडेशंस दी थी कि गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू ए बिल्स विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कि मतलब 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को डिसीजन लेना होगा विद रेस्पेक्ट टू ए बिल्स। तो किसकी बात करी है पूंजी कमीशन ने? गवर्नर की। किसकी बात करी है? पूंजी कमीशन ने गवर्नर की बात करी है। फिर सरकारिया कमीशन जो थी उसने बात की थी प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना होगा। अब पूंजी कमीशन ने गवर्नर की बात की थी। फिर उसके बाद एक है टेंटेलम। टेंटेलम बहुत न्यूज़ में था। इसका एटॉमिक नंबर है 73। कितना एटॉमिक नंबर? 73। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ हो सकता है टेंटेलम? इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, एयरक्राफ्ट इंजन एक्सेट्रा। ये एसएससी में पूछ लेते हैं, स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, तो टेंटेलम का 73 है। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आईआईटी रोपड़ ने अभी डिस्कवर किया है टेंटेलम। कहाँ? सतलुज रिवर पर, सतलुज रिवर सैंड में, पंजाब में। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, आईआईटी रोपड़ ने डिस्कवर किया, इस वजह से टेंटेलम न्यूज़ में था। एटॉमिक नंबर 73। इस तरीके से आपको याद करना है। फिर एक टर्म है फेंटेनाइल। फेंटेनाइल क्या होता है? एक तरह का ओपियोइड है जो कि एनाल्जेसिक में यूज़ होता है। अभी राजस्थान पीसीएस का 2023 का पेपर हुआ था, तो उसमें इस तरीके से टर्म्स पूछी गई थी, क्या है? एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है। तो फेंटेनाइल एज एन एनाल्जेसिक है। फिर 21 नवंबर और 22 नवंबर की दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई हैं। बहुत सारे देश कंट्रीज़ के साथ होती रहती हैं, लेकिन इंडिया यूएसए आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके आपको याद रखनी है वज्र प्रहार 2023। वज्र प्रहार कहाँ हुई? मेघालय में। कहाँ हुई है? मेघालय में। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है यूजीसी नेट का पेपर। यूजीसी नेट का पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। 2022 के यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था, ड्यू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कौन कंडक्ट करवाती थी? इसमें एनटीए कंडक्ट करवाती है यूजीसी नेट का पेपर। फिर 23 नवंबर की न्यूज़ है एशियन पैरा आर्करी चैंपियनशिप 2023। एशियन पैरा आर्करी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? बैंकॉक में। कहाँ हुई है? बैंकॉक में। ये आपको बहुत याद रखना है। अब इस कंट्रीज़ का नाम पूछ रहे हैं, चैंपियनशिप लिख देते हैं, कहाँ हुई थी, 4 ऑप्शंस देते हैं। तो एशियन पैरा, अब एशिया के तो कंट्रीज़ का नाम आएगा 4 ऑप्शन में एशिया का नाम देंगे, लेकिन पर्टिकुलर एशिया में कौन सा? जापान दे सकते हैं, चाइना दे सकते हैं, थाईलैंड दे सकते हैं, इंडोनेशिया। तो थाईलैंड के बैंकॉक में। फिर उसके बाद एक टर्म है जो बहुत न्यूज़ में थी, जिसका नाम है डिजिटल ट्विंस। डिजिटल ट्विंस। अब यूपीएससी पूछ सकता है ऑप्शंस में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल ट्विंस, व्हाट इट एक्सप्रेस टू। सो 3D मैप्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड टाउन्स। 3D मैप्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड टाउन्स को हम डिजिटल ट्विंस को टर्म, इसको डिजिटल ट्विंस कहते हैं। ये सर्वे ऑफ इंडिया और जीनीसिस इंटरनेशनल कंपनी, जीनीसिस इंटरनेशनल कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मुंबई बेस्ड है। तो ये जो है सर्वे करेंगे 3D मैप्स इंडियन सिटीज़ और टाउन्स का, उसको नाम दिया गया है डिजिटल ट्विंस। क्या नाम दिया? डिजिटल ट्विंस। उसके बाद प्रेसिडेंट यूज एब्सोल्यूट वीटो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कुछ नहीं है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है उसके पास। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है कि प्रेसिडेंट यूज एब्सोल्यूट वीटो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट यूज एब्सोल्यूट वीटो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिएशन नहीं है, सारे सिचुएशनल डिस्क्रिएशन है, वो भी 2 सिचुएशनल डिस्क्रिएशन हैं। तो इसलिए एब्सोल्यूट वीटो भी प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशंस पे करता है? रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस समय चल रहे हैं न्यूज़ में, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इनको हम द मैडमैन कहा जा रहा है। पहले अर्जेंटीना सोशलिस्ट कंट्री थी, जिस दिन से ये प्रेसिडेंट बने इन्होंने अगले दिन सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। तो बहुत ज़्यादा एकदम से कैसे कोई कंट्री एक रातों रात में आइडियोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट बन सकती है। तो ये जेवियर मिली, क्या नाम है इनका? जेवियर मिली। इनको हम और क्या कहते हैं? एल लोको द मैडमैन। क्या कहते हैं? एल लोको द मैडमैन। अर्जेंटीना। अब कुछ अर्जेंटीना के बारे में और जान लेते हैं। जब अर्जेंटीना न्यूज़ में है, इसकी कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयर्स। क्या इसकी कैपिटल? ब्यूनस एयर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अर्जेंटीना आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 4 कंट्रीज आती हैं, चाइल, पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। साउथ अफ्रीका की 4 कंट्रीज आती हैं, अर्जेंटीना, चाइल, पैराग्वे और ब्राज़ील। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 4 कंट्रीज पास होती है साउथ अमेरिका की।
अर्जेंटीना, चाइल, पैराग्वे, ब्राज़ील। अब अर्जेंटीना किस किस से और थोड़ा देख लेते हैं, स्टेट पीछे से पूछ लेता है कि भाई अर्जेंटीना किस किस से टच करता है कंट्री से। तो चाइल से करता है, पैराग्वे से करता है, ब्राज़ील से करता है, बोलीविया, उरुग्वे। बोलीविया, उरुग्वे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि बोलीविया की जो कैपिटल है, ये हाईएस्ट कैपिटल, हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, मतलब कि सबसे ऊपर जो हाइट्स में सिचुएटेड है, तो बोलीविया की कैपिटल सिचुएटेड है। कभी पूछ ले तो ये याद रखना है कि बोलीविया है वो कंट्री। फिर उसके बाद दो टर्म बहुत न्यूज़ में थी, सिक्योर्ड डेप्ट और अनसिक्योर्ड डेप्ट। सिक्योर्ड डेप्ट और अनसिक्योर्ड डेप्ट को हम सिक्योर्ड पर्सनल डेप्ट भी कहते हैं और अनसिक्योर्ड पर्सनल डेप्ट और लोन भी कहते हैं। तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सिक्योर्ड डेप्ट का मतलब होता है कोलेट्रल नीडेड, इसमें हमें कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है, कोलेट्रल चाहिए। अनसिक्योर्ड डेप्ट में कोई कोलेट्रल नीड नहीं होता है। सिक्योर्ड डेप्ट में इसमें क्रेडिट वर्थीनेस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। भाई आपका क्रेडिट वर्थ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि इसमें कोलेट्रल आपसे ले रहे हैं। इसमें क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ बोरोवर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट का रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज लो। अभी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट तो ऑब्वियस सी बात है लो होगा, क्योंकि जब आप वहाँ से कोलेट्रल ले रहे हो। यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हाई, सो इंटरेस्ट रेट्स टेंड्स टू बी हायर। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर होगा, भाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज़्यादा है, यहाँ इंटरेस्ट रेट लो होगा। किसमें? सिक्योर्ड डेप्ट में। इसका एग्जाम्पल क्या है? कार लोन और होम मॉर्गेज। इसका क्या है? अनसिक्योर्ड डेप्ट का क्रेडिट कार्ड और स्टूडेंट लोन्स। भाई स्टूडेंट लोन्स में कोई कोलेट्रल तो जाती नहीं है, कार लोन में कोई कोलेट्रल, क्रेडिट कार्ड्स में कोई कोलेट्रल नहीं जाती। लेकिन जब हम कार लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, तो वहाँ तो आप रख रहे हो अपने कागज़ वगैरह। तो इस तरीके से तो सिक्योर्ड डेप्ट में एक चीज़ याद रखनी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट लो होता है, ऑब्वियस सी बात है जब आपका कोलेट्रल चाहिए इसमें। ठीक है। उसके बाद ये 1992 सेकंड जज केस वर्डिक्ट। तो आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिसीजंस दे रहा है, बहुत ज़्यादा गवर्नर से रिलेटेड रोज़ हियरिंग्स चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1992 सुप्रीम कोर्ट जज का केस का रेफरेंस लेके कि कलीजियम हैज़ द पावर ऑफ मैंडेमस, कि जो हमारे पास जो कलीजियम होता है, जो जजिस को अपॉइंट करता है, जो जजिस को रिकमेंडेशंस भेजता है अपॉइंट करवाने के लिए सेंटर के पास, उसके पास पावर है मैंडेमस की। अब मैंडेमस का मतलब क्या हुआ? मैंडेमस का मतलब हुआ वी हैव टू कमांड, कि वो हम आपको कमांड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 1992 वर्डिक्ट ये बात भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कलीजियम सिस्टम के पास, कलीजियम के पास मैंडेमस की पावर है, कि वो कमांड कर सकता है कि आपने क्या एक्शंस लिया, क्या एक्शंस नहीं लिया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जजिस के अभी अपॉइंटमेंट्स की बातें चल रही थी। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लोज 2 का एक रिस्ट्रिक्शंस जो है, अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 2 कैन ओनली बाय वे ऑफ लॉ विच पास थ्रू लेजिस्लेशंस एंड नोट बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। अभी तमिलनाडु का कोई इशू चल रहा है, जिसमें कि तमिलनाडु ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू क्या कहते हैं प्रेस के फ्रीडम्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप अंडर 19 क्लोज 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो केवल लेजिस्लेशंस के थ्रू पास किए गए लॉज के अंडर आएंगे, ना कि आप गवर्नमेंट ऑर्डर आप दे रहे हो और आप 19 क्लोज 2 पर लगा रहे हो। गवर्नमेंट ऑर्डर उसमें नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद तब दूसरी न्यूज़ है आर्टिकल 200 क्या कहता है। आर्टिकल 200 को सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी इंटरप्रेट किया है कि जब गवर्नर विदहोल्ड करता है असेंट ऑन बिल्स, इट मीन्स ही रिजेक्ट द बिल। हमेशा याद रखना, विदहोल्ड का मतलब होता है रिजेक्ट करना। लेकिन एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट करी कि इट मैंडेटरी टू रिटर्निंग द बिल बैक टू द हाउस। जब गवर्नर ने किसी बिल को विदहोल्ड किया तो उसके बाद गवर्नर वो बिल हाउस को दोबारा भेजता है कि भाई मैंने अपना ये बिल आपका विदहोल्ड कर लिया है, ये पर्टिकुलर बताता है गवर्नर। सो आर्टिकल 200 ये बात कहता है कि मैंडेटरी है रिटर्न करना बिल को। अब कैसे पता चलेगा भाई हाउस को कि क्या गवर्नर ने एसेंट दी है, विदहोल्ड किया है, प्रेसिडेंट को सेंड किया है? तो इसका ये है विदहोल्ड में भी गवर्नर भेजता है। विदहोल्ड का मतलब अपने पास रखना नहीं होता, विदहोल्ड का मतलब होता है गवर्नर बता रहा है स्टेट को, उसकी लेजिस्लेटिव्स को, कि हमने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो विदहोल्ड में भी भेजते हैं। तो आर्टिकल 200 कहता है। फिर आर्टिकल 200 गवर्नर में, और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के पास 3 पावर होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, आर्टिकल 111 के अंडर। लेकिन गवर्नर के पास पॉकेट वीटो नहीं होता, एब्सोल्यूट वीटो होता है और सस्पेंसिव वीटो होता है। और सस्पेंसिव वीटो मनी बिल में नहीं होता, मनी बिल या तो रिजेक्ट करेगा या असेंट देगा, रिटर्न नहीं करता। तो गवर्नर के पास 2 ही वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, लेकिन पॉकेट वीटो नहीं है। और आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो तीनों हैं। ठीक है। फिर आते हैं 24 और 25 नवंबर की न्यूज़। झीराम घाटी, झीराम वैली और दरबा वैली। अभी छत्तीसगढ़ में
इलेक्शंस चल रहे हैं तो वहाँ इस वैली का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या है, झीराम घाटी, झीराम वैली और दरबा वैली ये कहाँ है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में ही पूछ लिए जाते हैं। तो झीराम घाटी, झीराम वैली और दरबा वैली कहाँ है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। ये 24 से 25 नवंबर की न्यूज़ चल रही है। फिर आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये G20 में भी हमने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये जो इसकी जो DPI है इसी में इसका मतलब छुपा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, तो D से हो गया डाटा एक्सचेंज, P से हो गया पेमेंट इंटरफेरेंस और I से हो गया आइडेंटिफिकेशन। ये 3 टर्म्स अगर जहाँ UPSC हर साल एक ने क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछता है, व्हाट इम्प्लाइड दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है, D से डाटा एक्सचेंज, I से आइडेंटिफिकेशन, P से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये होता है DPI, यानी कि कंट्रीज़ को एसेंशियल सर्विसेज जो हैं जो पीपल्स तक पहुंचानी है उसमें बहुत आसानी होगी डिलीवर करने में, और जो डिजिटल इंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसमें 3 चीज़ें आएंगी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, D से डाटा एक्सचेंज, P से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और I से आइडेंटिफिकेशन। बस ये याद रखना है, DPI में ही इसकी डेफिनेशन का सार छुपा हुआ है। D से डाटा एक्सचेंज, P से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और I से आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर आता है 26 नवंबर की न्यूज़ है। मीसल्स न्यूज़ में था, ये खसरा होती है एक तरीके से, वायरल डिसीज़ है। ठीक है, ये इसका वैक्सीनेशन है अगेन मीसल्स अंडर मिशन इंद्रधनुष। जो मिशन इंद्रधनुष है उसके अंडर इसका वैक्सीनेशन में आता है ये। अब मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया था, तो 2017 में स्टार्ट किया गया था। कितनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है इसमें, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया है, 2022 में स्टार्ट किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरी न्यूज़ है, एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल कभी पूछ लेते किससे रिलेटेड है, एम्पलीफाई 2.0 क्या दर्शाता है, तो ये इसका फुल फॉर्म है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। एक बार और सुन लीजिए, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। इसने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बेसिकली क्या है, ये डाटा कलेक्ट करेगा इंडियन सिटीज़ के, जिससे बाद में पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है, ज़्यादा इंक्लूसिविटी हो। फिर उसके बाद अगली न्यूज़ है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई में। 2022 में जैसे कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछा था UPSC ने, इसी तरीके से कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आगे पूछ सकते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई में। फिर उसके बाद एक टर्म बहुत न्यूज़ में थी, 3HP TB। 3HP TB क्या है, तो ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, PPT TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। कब लॉन्च हुआ था, मार्च 2023 में। बेसिकली है क्या ये क्या है, यहाँ पे जो 3HP TB, 3 का तो मतलब हुआ 3 मंथ या मोटा मोटा 12 हफ्ते, और HP S से हो गया आइसोनाइजाइड और P से हो गया राइफापेंटाइन। ये जो है डोसेज होती है TB से क्यूरेटिव करवाने के लिए। तो 3HP का मतलब हुआ कि हर वीक एक डोज 3 महीने तक लगातार। तो S से हो गया आइसोनाइजाइड और P से हो गया राइफापेंटाइन, ठीक है, ये हो गया 3HP TB। फिर दूसरी न्यूज़ है 27 नवंबर की, जो हमारे फॉर्मर PM थे VP सिंह, जो इलाहाबाद से बेसिकली बिलोंग करते थे, उनकी अभी स्टैच्यू अनवील्ड हुई है। कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में MK स्टालिन साहब ने की है। फिर उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में, क्योंकि अभी बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा है कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं वो सेंटर से, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो याद रखना है कि 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। उसके बाद 5 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स के बेसिस पर आप किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के फुलफिल करते हैं तो आप उसको स्टेट्स को दे सकते हो। पहले तो हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, यही बेसिकली एक क्या कहते हैं पॉइंट वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है 4 पॉइंटों में से बिहार का, कि वहाँ पर कोई हिली और डिफिकल्ट टेरेन नहीं है। दूसरा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी या ट्राइबल पॉपुलेशन हो। तीसरी पॉइंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकेट अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर और इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो। चौथा पॉइंट क्या है कि इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता हो, किसी वो स्टेट दूसरी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर टच करता हो। और नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, उसके पास इतनी सक्षमता ना हो कि स्टेट का फाइनेंस भी इतना ज़्यादा सक्षम ना हो, तो हम उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हैं। 5 फैक्टर्स हैं, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी या ट्राइबल पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, लोकेट अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर और नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अभी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आयुष्मान भारत
सेंटर का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत सेंटर का नाम क्या बदला है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और टैगलाइन क्या रख दिया, आयुष्मान परमाम धनम, आयुष्मान परमाम धनम, आयुष्मान परमाम धनम, इसकी टैगलाइन रख दी है। पूछ लेते हैं कि अब क्या नेम, न्यू नेम रखा है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसके बाद 28 नवंबर की न्यूज़ है, अभी बुकर प्राइज़ मिला है, किसको मिला है बुकर प्राइज़, पॉल लिंच को। किसको मिला है, पॉल लिंच को, जो बुकर प्राइज़ 2023 का जीते हैं। उनकी नोवेल था प्रॉफिट सॉन्ग। क्या थी इनकी नोवेल, प्रॉफिट सॉन्ग। इसका नाम क्या है इनका, पॉल लिंच। फिर उसके बाद दूसरी न्यूज़ है, न्यूजीलैंड के पीएम ने भी नए पीएम बने, जिनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है, क्रिस्टोफर लक्सन। पीसीएस ने 2022 में पीएम ऑफ न्यूजीलैंड पूछा था, यूपी पीसीएस ने। तो इस बार जाहिर सी बात है, क्या पता दोबारा पूछते थे। इस बार न्यू पीएम कौन बने न्यूजीलैंड के, क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन। फिर दूसरी न्यूज़ है, आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 क्लोज 3 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। कौन कौन से कब बन सकते हैं, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा आर्टिकल 143, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी। देखो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केवल सुप्रीम कोर्ट्स में बनती है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोविजन इन हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केवल सुप्रीम कोर्ट्स में बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाई कोर्ट्स में नहीं बनती है। ये हमेशा याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 145 क्लोज 3 के अंडर आता है। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 का आता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रोविज़न हाई कोर्ट्स में नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। 29 नवंबर की न्यूज़ है कि कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश आर द ओनली स्टेट्स वेयर द शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इज ऑलरेडी हायर। देखो क्लीन एनर्जी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश दो ऐसे स्टेट्स हैं अभी भारत में जहाँ क्लीन एनर्जी का शेयर बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ आती है, इंडिया इन जून में साइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड इंडिया ने साइन किया है जून में। कब साइन किया है, जून में, आर्टेमिस अकॉर्ड। अब आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड एक नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज़। आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली क्या है कि जो आप स्पेस में जो आजकल के सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जा रही है उससे रिलेटेड है, तो उसको एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड इंडिया ने भी साइन किया है, नॉन बाइंडिंग है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज़ है कि रिन्यूएबल एनर्जी भारत में 41% जो टोटल कैपेसिटी है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना शेयर है, 41% शेयर है। कितना शेयर है, 41% शेयर है। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, सोलर का। सेकंड नंबर पे विंड का, थर्ड नंबर पे कोल, फोर्थ नंबर पे हाइड्रो, फिफ्थ नंबर पे बायोमास। ये आपको याद रखना है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत में जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो 41% है। उसके बाद अगली न्यूज़ आई है कि सत्यजीत रॉयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, माइकल डॉगलास। सत्यजीत रॉयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, माइकल डॉगलास को मिला हुआ है सत्यजीत रॉयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर उसके बाद अगली न्यूज़ आती है जो 30 नवंबर की न्यूज़ है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, बहुत अच्छा पोर्टल है, ये आपको याद भी रखना है, बेसिकली आपके डेली लाइफ में भी काम आएगा। संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल। इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स ने लॉन्च किया है। ये किस चीज़ के लिए है कि मान लो आपका फ़ोन वगैरह खोए जाते हैं तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, फिर उसकी सहायता से आप अपने सिम्स को बंद करवा सकते हो। क्या नाम है इसका, संचार साथी पोर्टल। ठीक है, फिर उसके बाद अगली न्यूज़ है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है फास्टैग स्पेशल कोड, जो कि फास्टैग स्पेशल कोड कब बनी गई थी, 2019 में, 3 साल के लिए बेसिकली वो एक्सटेंड कर दिया है किसको, फास्टैग स्पेशल कोड को। अब 2026 तक ये वर्किंग रहेगी। इसके साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट ने एक और चीज़ एक्सटेंड की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एक्सटेंड करी है 5 साल के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्शन थे तो जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, वहाँ उन्होंने इस चीज़ को बोला, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है 2028 तक। अब कुछ मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी अभी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकाला जिसमें यह पाया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज़ का वो डिक्रीज हुआ है 7.2% से 6.6%। कितना, 7.2 से 6.6%। आप मेंस में लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा कि
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा PLFS करा गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो जिसमें अर्बन एरियाज़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है कितना 6.6%। दूसरी चीज़, अभी जो मजदूर फंसे हुए थे उत्तराखंड में, तो उससे रिलेटेड है रैट होल माइनिंग, बहुत न्यूज़ में थी। तो रैट होल माइनिंग हमारे भारत में बैंड है 2014 से। किसने करी है? NGT ने, मेघालय वाले इशू हुआ था। रैट होल माइनिंग बैंड है 2014 से भारत में, ठीक है। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पूछेगा क्या, द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम, द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत जरूरी है, हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये तो पूरे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स थे, जो मैंने शुरू में 3-4 वीडियो डाली थी 10-10 दिन के इंटरवल में। तो ये 30 नवंबर तक की न्यूज़ थी। फिर कुछ मिसलिनियस न्यूज़ है जो वन लाइनर है, जो आजकल UPSC भी 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन डाल देती है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है शायद, और ये मिसलिनियस है नवंबर मंथ की। तो इसके बाद एक बार देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? पंजाब ने। किसको हराया? बड़ौदा को हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? पंजाब ने। किसको हराया? बड़ौदा को हराया। दूसरी न्यूज़ क्या है कि इंडिया अपना न्यू कंसुलेट कहाँ खोलने जा रहा है? सेटल USA में। कहाँ खोलने जा रहा है? सेटल USA में अपना न्यू कंसुलेट। तीसरी न्यूज़, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ बनने जा रहा है? BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम, न्यू जर्सी USA में। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ बनने जा रहा है? न्यू जर्सी USA में, BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम। पहला कंबोडिया में। फिर तीसरी न्यूज़ है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी BR अम्बेडकर साहब की कहाँ अनवील्ड हुई है? मैरीलैंड में। कहाँ? मैरीलैंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी BR अम्बेडकर साहब की कहाँ अनवील्ड हुई है? मैरीलैंड में। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अबेंडन इन मिलेट्स एक सॉन्ग है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये बहुत एकदम से हटके न्यूज़ है। अबेंडन इन मिलेट्स एक जो सॉन्ग है, जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है 2024 के लिए, उसमें PM मोदी जी ने इसकी राइटिंग में कंट्रीब्यूट किया है। क्या नाम है? अबेंडन इन मिलेट सॉन्ग। उसके बाद अभी हमारी एक्सरसाइज मित्र शक्ति हुई है इंडिया श्रीलंका के साथ, तो मैंने स्लिनेक्स भी लिख पा दिया। एक एक्सरसाइज और होती है हमारी श्रीलंका के साथ, अभी वज्रहार प्रहार हमने पढ़ा, तो इंडिया USA के बीच में होती है। स्लिनेक्स और एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है। उसके बाद होली अयोध्या ऐप, होली अयोध्या ऐप किसने लॉन्च किया गया है? CM योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है मीका, ये वर्ल्ड की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट बनी है। क्या नाम है इनका? मीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। CEO कौन बनी गई है? मीका। उसके बाद फातिमा बीबी, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो अभी मर चुकी हैं, उनका देहांत हुआ है, तो आपको याद रखना है पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी? फातिमा बीबी। उसके बाद चाइल बिकेम 95th मेंबर, चीले बिकेम 95th मेंबर ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का चीन 95th मेंबर बना गया। चीन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और याद आ रही है मुझे कि इन्होंने अभी पिछले ईयर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू एक लॉ पास किया, जिसमें इन्होंने वुमेन्स के शेयर रिजर्वेशन जो है अपनी पार्लियामेंट में 51% किए हैं। जैसे हमने 33% का जो हम लेकर आए हैं, इन्होंने 51% किए हैं चीन ने। तो अगर पूछ ले कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव में वुमेन का 51% है, तो चीन है, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान ने डिसीजन लिया है कि वो एम्बेसी क्लोज कर देंगे भारत में, न्यू दिल्ली में। उन्होंने अफगानिस्तान ने हैज़ परमानेंटली अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी है, कि उन्हें वो कह रहे थे कि हमें थ्रेटन्स वगैरह मिल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद अगली न्यूज़ है कि वर्ल्ड का पहला मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर स्पर्म वेल्स कहाँ बनाया? डोमिनिका। कहाँ बनाया गया? डोमिनिका में वर्ल्ड का पहला मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर स्पर्म वेल्स के लिए। उसके बाद विराट कोहली ने 50 सेंचुरी मारी ODI में, सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारने वाले हो चुके हैं ODI में विराट कोहली, ये सबको पता ही होगा, देख रहे होंगे आजकल जब वर्ल्ड कप चल रहा था। उसके बाद थाईलैंड एक एशिया का ऐसा कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दिया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ये कोर्ट में भी गया था केस, तो उससे रिलेटेड याद आ सकता है। तो थाईलैंड है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दिया है। उसके बाद कैंसर रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैंसर रेट भारत में कहाँ पाए गए हैं? मिजोरम में। कहाँ पाए गए हैं? मिजोरम में। उसके बाद PM मोदी ने लॉन्च किया है विकास भारत संकल्प यात्रा, विकास भारत संकल्प यात्रा और PM ट्राइबल न्याय महाअभियान, PM जनमन कहाँ से? झारखंड से। ये जनमन मैंने हिंदी में से जिसे आपको याद रहे, PM जनमन। उसके बाद पंकज आडवाणी ने जीता है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, किसको हरा के? सौरभ कोठारी को हरा के। पंकज आडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता, किसको हरा के? सौरभ कोठारी को हरा के, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज़ है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? फरीदाबाद में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में।
उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है संग्राम, वो अभी डीकमीशनड हुई है। क्या नाम है? संग्राम। आर्या एक वेब सीरीज, उसमें भी संग्राम नाम था, तो वैसे ही तो ये याद। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप क्या नाम था? संग्राम, डीकमीशनड हुई है। फिर एक टर्म है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर में चुनी गई है हेलुसिनेट। क्या है? हेल्यूसिनेशन, जिसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेट, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर में चुनी गई है। उसके बाद सुरेश वाडकर ने लता मंगेशकर अवार्ड 2023 जीता। क्या नाम है? सुरेश वाडकर। उसके बाद अगली न्यूज़ है कि रशिया ने विड्रॉल किया है ऑफिशियली यूरोपियन आर्म्ड फोर्स ट्रीटी से। रशिया ने ऑफिशियली अभी विड्रॉल हुई है कहाँ से? यूरोपियन आर्म फोर्स ट्रीटी थी। रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा था, इसलिए रशिया ने डिसीजन लिया है। उसके अगली बात, अगली न्यूज़ है विहान तालिया ने अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये शायद बिहार में इन्होंने कोई फ़ोटो खींची थी, सेंट्स वगैरह, तो वहाँ से विहान तालिया नाम है इनका। क्या नाम? विहान तालिया। अगली न्यूज़ है CBSE ने ओपन किया अपना रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। कहाँ? UAE में। कहाँ ओपन करने जा रही है? UAE में रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। कौन? CBSE। फिर उसके बाद सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर कहाँ के किंग इलेक्ट हुए हैं? मलेशिया के। कहाँ के किंग इलेक्ट हुए हैं? मलेशिया। नाम दोबारा से सुनिए, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज़ है वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन जीती है? इंडिया। किसको हरा के? जापान को हरा के। अभी पूछा था राजस्थान PCS में कि पर्टिकुलर किसको हरा है, हॉकी से रिलेटेड कोई था, तो इंडिया ने किसको हराया है? जापान ने, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। उसके बाद QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आ गई है। हमारे दो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली टॉप 50 में रही। IIT बॉम्बे की रैंक 40, IIT दिल्ली की रैंक 46 है, और चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही है। इतने याद रखना है। फिर उसके बाद अभी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 घोषित किया गया। 4 जनों को मिला है। किस किस को मिला है? जोसेफिना बेलमोंटे, फुंडेको एलिन मैकआर्थर, जोस मैन्यूल मोलर, इनको 2023 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। जोसफिना बेलमोंटे, फुंडेको एलन मैकआर्थर एंड जोस मैनुअल मोलर को। उसके बाद अगली न्यूज़ है अबुआ बीर दिशोम अभियान। अबुआ बीर दिशोम अभियान किसने लॉन्च किया? झारखंड गवर्नमेंट ने। क्या नाम है? अबुआ बीर दिशोम अभियान किसने लॉन्च किया? झारखंड गवर्नमेंट ने। अगली न्यूज़ है पहली फॉरेन कंपनी है सैब, जो स्वीडन बेस्ड कंपनी है, जिसको 100% FDI अप्रूवल मिल चुका है डिफेंस सेक्टर में। 100% FDI अप्रूवल मिल चुका है। किसको? सैब। कहाँ की कंट्री है? स्वीडन बेस्ड कंपनी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो वर्ल्ड कप जीता है 19 नवंबर को, उसको मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 6 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी तक जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 37वां नेशनल गेम हुआ 2023 कहाँ? गोवा में। 37वां नेशनल गेम 2023 कहाँ हुआ? गोवा में। एक और याद रखें, मुझे याद आ रहा है कि वॉलीबॉल इसका पार्ट नहीं है, नेशनल गेम्स का वॉलीबॉल पार्ट नहीं है, मतलब पूछ लें तो याद रखना है बस। फिर उसके बाद 2023 का डेविस कप इटली ने जीता है। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के इटली ने जीता है 2023 का डेविस कप। डेविस कप कौन सा होता है? टेनिस कप होता है। किसको हराया? इटली को हराया। इटली जीता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को हरा के। इटली जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ये थे मिसक्लीनियस। तो मेरी नवंबर मंथ की पूरी करंट अफेयर्स की वीडियोस कवर हो चुके हैं। हमने पूरा नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आपको इसकी PDF टेलीग्राम लिंक्स पे मिल जाएंगी। और मैं इंग्लिश में टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। PCS RO ARO की लॉन्च हो चुकी हैं। आप उसको मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम बेसिकली और हिंदी मीडियम भी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए वो डाली हुई हैं। आप एक बार जाके देखें, फिर आप मुझको फीडबैक दें। जो भी गलती हुई है आपको लग रही है, आप मुझको मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।